हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे छोटे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों ने मैराथन क्लास अपनी कंप्लीट कर ली होगी साइंस की। ये आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की केमिस्ट्री की मैराथन क्लास है, जिसमें आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन कराया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। सो अगर आपने अभी तक जिज्ञासा क्लासेस का चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे अंत तक जरूर देखिएगा, उसे लाइक कीजिए और 5 बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक ऐसे बच्चे को नोट्स प्रोवाइड करा सकता है जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आपका एक शेयर किसी की बहुत मदद कर सकता है। तो 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए और बेनिफिट उठाइए दूसरों को समझाने का। ठीक है बच्चे लोग, सो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो वो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल जिज्ञासा क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पे जिज्ञासा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अनलिमिटेड बेनिफिट्स का फायदा उठाइए। स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बच्चे लोग, क्या आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी उससे आपका मैटर बनता है, राइट। तो जो आपका एक एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। ये हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स में पढ़े थे कि जो एक एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। बच्चे लोग, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो आपके एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो सारा का सारा मास है किसका, एटम का, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है किसके, न्यूक्लियस के। और उसका जो मास होता है वो नियरली नेग्लिजिबल मास होता है। तो क्योंकि प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो इसलिए न्यूक्लियस कैसा चार्ज है बच्चे लोग? न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्या आप लोग याद रखेंगे इस बात को? न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है। बच्चे लोग, ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई है? चलिए, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने 1897 में। आप लोग याद रखेंगे, पेपर का क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने करी 1897 में। थॉमसन ने क्या पास करा? एक वेरी हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे क्या पास करी? एक डिस्चार्ज ट्यूब से एक स्ट्रीम पास करी, ठीक है। तो वो जो आपकी स्ट्रीम थी वो कैथोड से निकली, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकली। अब अगर वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकली तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बीम थी, तो उसे कैथोड रेज भी बोला जाता है और उसे इलेक्ट्रॉन बीम भी बोला जाता है, ठीक है। कैथोड रेज भी बोला जाता है और इलेक्ट्रॉन बीम भी बोला जाता है। तो जो मास होता है उसका वो कितना होता है? आप लोग ये याद रखेंगे, जो रिलेटिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो 1/1840 यूनिट होता है, 1/1840 यूनिट होता है। जो उसका एब्सोल्यूट मास होता है वो होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। ये आप याद रखेंगे, बट 1/1840 यूनिट जरूर याद रखेंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। इसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 में हुई बाय ई गोल्डस्टीन। तो ई गोल्डस्टीन सर ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी कब? 1886 में, ठीक है। याद रखेंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। नाउ ये भी कुछ इसी तरीके की आपकी डिस्कवरी थी। इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई हाई वोल्टेज से एट वेरी लो प्रेशर गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस बार जो स्ट्रीम निकली वो आपकी एनोड से निकली। कहां से निकली? एनोड से निकली, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकली, तो इसलिए उसे क्या बोला गया? एनोड रेज। और दूसरे शब्दों में बोले तो उसे बोला गया प्रोटॉन रेज और आपकी प्रोटॉन, ठीक है। और आपका प्रोटॉन कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। और उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो मास होता है प्रोटॉन का वो नियरली 1 यूनिट होता है। जो एब्सोल्यूट मास होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। 1.6 × 10⁻⁻28 ग्राम्स इसका मास होता है, किसका? प्रोटॉन का।
जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे, अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करें तो हम +1 लेके चलते हैं, पर अगर हम बिल्कुल करेक्ट एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें इसके ऊपर तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जेम्स चैडविक ने करी 1932 में। किसने? जेम्स चैडविक ने करी 1932 में। ठीक है, तो आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो एक न्यूट्रल होता है। एक जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत कम होता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। जो एटम का मास होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, बताओ? इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे ना। मैंने आपको अभी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना छोटा होता है कि वो नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाएगा। तो जो एटॉमिक मास होगा वो मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल होगा, यानी कि बोलिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। ठीक है, आपके सामने लिख रखा है मैंने। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं तो एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका डेल्टन के, आपको डेल्टन के जो हमने ड्रॉबैक्स पढ़े थे उसमें भी समझ में आ गया था कि एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सबसे पहले आता है इसका थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल जे थॉमसन ने दिया 1903 में, याद रखेंगे। इन्होंने बोला कि जो एक एटम है वो एक तरबूज की तरह है, तो जो उसका कलर्ड पार्ट है वो तो उसके प्रोटॉन है, और जो उसके बीज हैं, सीड्स हैं, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आपके इक्वल होंगे, तो एक एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, एक एटम कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये मैंने आपको आपके सामने डायग्राम में पेश कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, यानी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने करी। इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल की बीम ली और वो गोल्ड फॉयल से पास कराई। एक अल्फा पार्टिकल क्या होती है? एक अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसके अंदर 2 यूनिट तो पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 यूनिट उसका मास होता है। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 यूनिट उसका मास होता है। इन्होंने क्या काम करा बच्चे लोग? इन्होंने गोल्ड फॉयल के थ्रू अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम पास कराई, तो इससे इन्हें कुछ ऑब्जर्वेशन मिली। ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कंसिडर कीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल की बीम थी वो सीधी सीधी निकल गई। ठीक है, बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल की बीम थी वो सीधी निकल गई, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ आपकी रिबाउंड हो गई। रिबाउंड का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जाके लगी और बिल्कुल वापसी आ गई। ठीक है, ये 4 ऑब्जर्वेशन इसकी थी। ठीक, तो कुछ आपकी स्ट्रेट पास हो गई, कुछ आपकी रिबाउंड हो गई, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ आपकी लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। याद रहेंगे बच्चे लोग? आगे चले। नाउ अब देखिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी क्या हुई। तो न्यूक्लियस आपका एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, किसका? एक एटम का, जो कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट है। तो जो एंटायर मास होता है एटम का वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, कौन कौन से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे लोग? न्यूक्लियॉन्स। तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया आपके एग्जाम के लिए कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका दोनों मिलके क्या बना देगा? न्यूक्लियॉन बना देगा। ठीक है, न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है बच्चे लोग। नौ उसके बाद बात करते हैं हम लोग रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल जो हमने अभी पढ़ा था बच्चे लोग, वही आपको दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। रदरफोर्ड मॉडल में ये बताया गया कि जो एक एटम होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज डेंस और वेरी स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो सारा का सारा मास होता है एटम का वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कुलर पाथ पे, बहुत तेज स्पीड पे। तो जो सर्कुलर पार्ट्स होते हैं जिनमें वो मूव करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं उन्हें? ऑर्बिट्स। ठीक है,
तो एक अट्रैक्शन फोर्स होती है आपके पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसकी वजह से वो उसके चारों तरफ घूमते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में। और जो एक एटम होता है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये मैंने आपको फिगर में बना के दिखा रखा है बच्चे लोग, जरा आप लोग भी देख लेंगे कि ये क्या बता रही है फिगर आपको। ये बता रही है कि एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसके बाद ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक है? अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है आपके किसके, न्यूक्लियस के, तो एक एटम आपका स्टेबल कैसे है? ये रदरफोर्ड से जब पूछा गया तो रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे होगी। ठीक है। अब उसके बाद बच्चे लोग नए साइंटिस्ट आए, दैट इज नील बोर। नील बोर 1913 में, कब आए नील बोर? 1930 में नील बोर आए। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इसके एजम्पशंस को ख़त्म किया। उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है वो सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमता है, एनर्जी शेल्स में घूमता है, और सभी ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। उसके बाद उसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा वो तो बिल्कुल अटैच होगा, यानी उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी। और जो इलेक्ट्रॉन आपके डिफरेंट शेल में होंगे, दूर होंगे, फादर होंगे न्यूक्लियस से, उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, वो आपके मूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, या बोले तो एनर्जी लेवल और शेल्स में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो रेडिएट नहीं करते कोई भी एनर्जी, यानी कि कोई भी एनर्जी को ना गेन करते हैं ना लूज करते हो। उनके अंदर एक ही एनर्जी रहती है जिस एनर्जी से वो चारों तरफ यानी कि सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने सर्टेन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाते, और वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे अपने पाथ पे ही। ठीक है। इसके बाद बोर का मॉडल क्या समराइज कैसे किया गया है? एक एटम कुछ पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब वो कुछ पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है। तो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, किसमें? सर्टेन ऑर्बिट्स में और एनर्जी लेवल्स में और शेल्स में। ठीक है। और उन शेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? KLMNOP। ठीक है। कितनी भी शेल होंगी तो आप K से स्टार्ट करेंगे और P तक जाएंगे। नाउ देयर इज अ लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, हर शेल की एक लिमिट होती है, हर शेल की एक लिमिट होती है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे K शेल है सबसे पहली, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जो नियरेस्ट एनर्जी शेल है सबसे पास वाली K, ठीक है, उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, और जो फादर शेल्स होंगी, जो दूर शेल्स होंगी न्यूक्लियस से, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे। ठीक है। नाउ एटॉमिक नंबर। बच्चे लोग, पहली बात, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एटॉमिक नंबर आपका Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से। एटॉमिक नंबर होता क्या है? एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसे बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं उसे? उसका एटॉमिक नंबर। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। सिमिलरली एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। चाहे प्रोटॉन बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। याद रखेंगे मेरे सभी बच्चे। ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एटॉमिक नंबर आपको ये बताएगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है आपके सामने। नाउ मास नंबर। बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं होना, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते थे जेड से। मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मास नंबर इक्वल होता है। मास नंबर बोल लो या एटॉमिक मास बोल लो, एक ही बात है। किसके इक्वल होगा? ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मुझे एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो बीच में लिखूंगा मैं उसका सिंबल
ऊपर लिखूंगा एटॉमिक नंबर और मास नंबर, बता दो जल्दी से। ऊपर लिखते हैं मास नंबर A और नीचे होता है एटॉमिक नंबर Z। याद रखेंगे बच्चे लोग, तो बीच में लिखेंगे सिंबल, ऊपर लिखेंगे मास नंबर A और नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल। तो अरेंजमेंट देखते हैं इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से किया जाएगा। फर्स्ट एनर्जी शेल लेवल है आपका K, सेकंड है आपका M, सेकंड है K L, सेकंड है आपकी L, थर्ड है आपकी M और फोर्थ है आपकी N, जो कि हमारे 9th क्लास के कोर्स में होंगी। K शेल की सबसे कम एनर्जी होगी, वाइल N शेल के पास सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगी मूव करने के लिए। ये मैंने आपको कुछ डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास K शेल है, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 8, फिर 18, फिर 32 इलेक्ट्रॉन आपके N शेल में होंगे बच्चे लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताती है आपको कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप स्टे करेंगे एक शेल में, उसके बाद आप दूसरी शेल की तरफ मूव करेंगे। तो पहले आपकी एक शेल भरेगी, उसके बाद आप दूसरी शेल में जाएंगे। ठीक है, आगे चलें, चलिए देखते हैं। बोर-ब्यूरी स्कीम, बच्चे लोग के साइंटिस्ट थे बोर-ब्यूरी, इन्होंने क्या स्कीम दी? इन्होंने बोला कि जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं एक शेल में, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होते हैं। अब वो फॉर्मूला कौन सा होता है आपका? 2n²। वो फॉर्मूला कौन सा होता है आपका? 2n², जहां पे n होती है नंबर ऑफ शेल। सपोज कीजिए मैं K की बात करता हूं, तो K कौन सी शेल है आपकी? 1 वाली, तो यानी 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। सेकेंड शेल यानी कि KL, L शेल यानी 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 8। थर्ड शेल है आपकी M यानी कि थर्ड शेल 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18। फोर्थ शेल है आपकी N यानी कि 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब तक आपकी दूसरी शेल नहीं आएगी एक एटम के अंदर, जब तक पहली शेल आपकी खत्म नहीं हो जाती। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, यानी कि एटॉमिक नंबर है 6, तो पहली शेल में आएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके दूसरी शेल में। तो पहली वाली शेल पूरी होगी, फिर उसके बाद दूसरी वाली शेल पे चलेंगे। इसके बाद बच्चे लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो आउटरमोस्ट शेल के बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं से वैलेंसी डिसाइड होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने ये किस पे डिपेंड करता है? ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281। तो पहली शेल में 2 रहेंगे, दूसरी में 8 रहेंगे और तीसरी में 1 रहेगा। तो इसमें वैलेंस शेल तो हो गई आपकी M और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 1। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बच्चे लोग इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, यानी नोबल गैस जो होती है वो आपकी हाईली इनर्ट होती है, अनरिएक्टिव होती हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। यानी इन गैसेस के आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी। ठीक है, ये आपकी हाईली स्टेबल होती हैं। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, तो इन सबकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। हीलियम को छोड़ के बाकी सबके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपकी कंप्लीटली फिल्ड अप हैं। और हीलियम के अंदर एक ही शेल होती है और पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी आपकी कंप्लीटली फिल्ड है और हाईली इनर्ट है। तो ये आपके इनर्ट यानी कि नोबल गैस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद अगर हम वैलेंसी की बात करें एलिमेंट्स की, तो वैलेंसी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या लूज करने हैं एक एटम को स्टेबल बनाने के लिए, या आयन से एटम कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं उसकी वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी जो बताती है वो आपके वैलेंसी कौन बताती है? आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बताएगी कि एक एटम की कितनी वैलेंसी होती है। अब मैं रिलेशन बताने वाला हूँ आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर हमें मेटल की वैलेंसी निकालनी है तो मेटल की वैलेंसी उसी के ही इक्वल होती है जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी मेटल की वैलेंसी होती है वो किसके इक्वल होगी? जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर। अगर मैं नॉन मेटल की वैलेंसी की बात करूं तो नॉन मेटल की जो वैलेंसी है वो 8 में से माइनस करके आते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नॉन मेटल की वैलेंसी की बात करूं
तो वो आपके 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आती है, और अगर मैं मेटल की बात करूं तो वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होते हैं। नाउ इसके बाद बात करते हैं बच्चे लोग टाइप्स ऑफ वैलेंसी। टाइप्स ऑफ वैलेंसी कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। कौन सी वैलेंसी? जो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करके होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड द एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड इट कैन बी फॉर्म्ड, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे सोडियम है +1, मैग्नीशियम है +2, एल्यूमिनियम है +3, क्लोरीन है -1, ऑक्सीजन है -2, नाइट्रोजन है -3। तो ये क्या होते हैं बच्चे लोग? इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, बट आपसे एक बात मैं अगर करूं, जैसे आपके हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो इनकी कितनी वैलेंसी होगी? ना गेन करेंगे ना लूज करेंगे। इनकी कितनी वैलेंसी होगी बच्चे लोग? इनकी 0 वैलेंसी होगी। इनकी कितनी वैलेंसी होगी? 0 वैलेंसी इनकी होगी। इसके बाद बात मैं करता हूँ कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी क्या होती है बच्चे लोग? कोवैलेंसी का मतलब होता है जो आपके एटम कंबाइन करते हैं दूसरे एटम से बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, तो उनकी जो वैलेंसी होती है वो कोवैलेंसी कहलाई जाती है। ठीक है, जो शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं आपस में। जैसे आपके बच्चे लोग हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो ये आपके बच्चे लोग कोवैलेंसी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये कोवैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन में 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है, कार्बन का 4 होता है, तो ये आपकी कोवैलेंसी बताते हैं। इसके बाद बात करूं बच्चे लोग मैं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स आपके क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटॉप्स वो दो एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटॉप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है, वो आपके आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है बच्चे लोग, नाउ आइसोटॉप्स के एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं मैंने नोट्स में, जरा देख लीजिए। आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स ये भी बताता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो दोनों एलिमेंट में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैंने आपको क्लोरीन का एग्जांपल दे रखा है, 35Cl17, 37Cl17। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करूं तो 17 होंगे, न्यूट्रॉन की बात करूं तो दोनों माइनस करके आएंगे। पहले वाले में कितना आएगा आपका 18 और दूसरे वाले में कितना आएगा आपका 20। तो होगा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे लोग? आपके आइसोटॉप्स। सेम आप हाइड्रोजन के लिए भी कर सकते हैं बच्चे लोग, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये आपके आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। बहुत बार आते हैं पेपर में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होंगे 1 1, पर न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे 0 1 2। याद रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। नाउ स्टार्ट विद कार्बन। कार्बन 12C6, 13C6 और 14C6। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों के अंदर सेम होंगे 6 6, पर अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो 6 7 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो यानी कि आइसोटॉप हैं। सेम फॉर ऑक्सीजन के लिए कर लेंगे आप लोग, 16O8, 17O8 एंड 18O8। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के अंदर 8 8 होंगे बच्चे लोग, पर न्यूट्रॉन तीनों के अंदर 8 9 और 10 होंगे। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोटॉप्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। बच्चे लोग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन से होते हैं? वो आइसोटॉप जो कि आपके अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो आपकी बहुत ही हानिकारक वाली रेडिएशंस निकालते हैं, जो कि आपकी बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस को एमिट करते हैं, वो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे आपका कार्बन 14, आर्सेनिक 74, सोडियम 24, ये आपकी बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशंस को एमिट करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो वो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहलाए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की, तो कहाँ का इस्तेमाल किए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, पढ़ लीजिएगा। ये आपका कैंसर के ट्रीटमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपकी अगर आपको गैस पाइपलाइंस और वाटर पाइप्स में अगर आपको लीकेज फाइंड आउट करनी है, तो आप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट। आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे यूरेनियम 235। तो ये 3 यूजेस होते हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। नाउ आइसोबार्स क्या होते हैं?
अब आइसोटॉप्स और आइसोबार्स आपस में उल्टे होते हैं। आइसोटॉप्स में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, और भी यहाँ पे सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल आर्गोन एंड कैल्शियम, आर्गोन और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर दोनों का 18 और 20 होता है, पर इनका जो मास नंबर होता है दोनों का वो सेम होता है 40-40, इन दोनों का बच्चे लोग मास नंबर होता है। कितना कितना मास नंबर होता है इन दोनों का, इन दोनों का मास नंबर होता है 18, और बता दीजिए, पढ़ तो लिया ही होगा, ऊपर जो लिखे होते हैं वो मास नंबर होते हैं 40-40, दोनों का मास नंबर होता है ए, नीचे का दोनों एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है पर सेम मास नंबर होता है वो आपके आइसोबार्स होते हैं बच्चे लोग। नाउ आइसोटोन्स, आइसोटोन्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस कर दूं तो दोनों के बराबर आने चाहिए। अगर मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर मास कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो दोनों के आपके इक्वल आने चाहिए न्यूट्रॉन्स, तो वो आपके आइसोटोन्स होते हैं। दोनों के न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे आपका फॉस्फोरस है और सल्फर है, कौन कौन से, फॉस्फोरस और सल्फर। फॉस्फोरस और सल्फर का एटॉमिक नंबर 15 और 16, मास नंबर 31 और 32, बट अगर मैं न्यूट्रॉन्स निकालूं दोनों के अंदर तो दोनों को माइनस करता हूं तो दोनों के न्यूट्रॉन जो हैं वो 16-16 आ जाएंगे, तो यानी कि ये क्या बन जाएंगे आपके आइसोटोन्स। क्या बन जाएंगे बच्चे लोग, आइसोटोन्स बन जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, और जो हमारी मैराथन क्लासेस हैं, जो हमारी मैराथन क्लासेस की सीरीज हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको हमारी मैराथन क्लासेस कैसी लगी, रिप्लाई जरूर कीजिए, 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इंडिया में फैला दीजिए, ताकि सभी बच्चों को पता लगे कि सागर सर सिर्फ आप लोगों के साथ हैं। जल्दी हम लोग मैथ की मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जुड़ जाइए जिज्ञासा क्लासेस के साथ। इसी मुहिम में सभी बच्चों के अच्छे नंबर आने चाहिए, 9th 10th 11th 12th। हम लोग मैथ की मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, सागर सर को सपोर्ट कीजिए, 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए। जिज्ञासा क्लासेस यूट्यूब पे, जिज्ञासा क्लासेस फेसबुक पे, जिज्ञासा क्लासेस इंस्टाग्राम पे, और जिज्ञासा क्लासेस टेलीग्राम पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8535070809 पे कॉन्टैक्ट कीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप 9th 10th 11th और 12th के बच्चे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैथ्स में, साइंस में और रीजनिंग में, और अब जल्दी से ही इंग्लिश में, तो लिख भेजिए जिज्ञासा को। ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मैराथन में, गुड लक।